मेरा नाम विजय प्रताप है और ये मीटिंग हम लोग साउथ एशियन डायलॉग्स ऑन इकोलॉजिकल डेमोक्रेसी एंड सॉलिडेरिटी सेंटर फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेमोक्रेसीज इन साउथ एशिया की ओर से कर रहे हैं। मुख्यतः नेपाल के जो 4 मीडिया हाउसेज हैं उनके प्रतिनिधियों की बात सुनने के लिए और 2 अन्य साथी जो नेपाल के अखबारों में अक्सर लिखते हैं, उद्धव प्याकुरेल जी और इंदिरा अधिकारी जी, इनकी बात सुनने के लिए ये मीटिंग रखी है। और इसमें आयोजन मंडली के अलावा बाकी मित्र पत्रकारिता से जुड़े हैं, कई नामी ग्रामी संपादक हैं। राम कुमार कामा, I work for Nepal and Akanksha. I write for 2 daily newspapers in Nepal, Republica and Nagarik. I myself, Uddhav Pakurel. I am a PhD student at JNU, also associated with this SEDET. कुलदीप नलेरा, जर्नलिस्ट हूँ। मेरा नाम इंदिरा अधिकारी, मैं नेपाल से हूँ। Hi everybody, my name is Mahesh Acharya. I work for the largest media in Nepal, Kantipur and the Kathmandu Post. मेरा नाम मधु किमिरे है। मैं यहाँ पे WHO में काम करता था, अभी रिटायर हुआ हूँ, यहीं पे रहता हूँ। मेरा नाम नीरजा चौधरी है, मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं अनिल ठाकुर सेडेट से जुड़ा हुआ हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ और लिखता भी रहता हूँ। मेरा नाम टीकाराम पोखरेल, मैं मीना से संबंधित हूँ। Surya Gangadharan, CNNIB. Good evening. My name is Balram Maskota and I am affiliated with CPN UML, Communist Party of Nepal, Unified Marxist-Leninist. And I was on the way for the Afghanistan. That's why I knew that. And BJJ is my friend. And one program is organizing here. Therefore, I am here to hear. Siva Mustafa, journalist. I'm Enad Mohanty. I'm the director of GIMC, which is a media institute. मैं श्रवण गर्ग हूँ, दैनिक भास्कर में काम करता हूँ। अवधेश कुमार, मैं स्वतंत्र पत्रकार। जितेंद्र नारायण सिंह नाम है, अवेक इंडिया फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। नंदी, मैं पहले विजय प्रताप के साथ काम करती थी। इधर अमिताभ जी लोकायन में काम करते। कुमार अमिताभ हूँ, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ और फिल्म मेकर हूँ। I am Salat Khanal, just arrived today from Nepal. मैं सत्येंद्र हूँ, स्वतंत्र पत्रकार। देवदत्त पत्रकार। I am Umakant, associated with Nepal Embassy. I'm Rajnikant Mudgar, former with Hindustan Times and now working in SEDET. Editor of mainstream. दोस्तों, हिंदुस्तान और नेपाल के जो रिश्ते हैं उसकी कई तह दर तह हैं। इस मीटिंग के लिए जब मैं पत्रकार मित्रों को आमंत्रित कर रहा था तो मेरे 2 संपादक मित्रों ने कहा कि आप किसके साथ हैं, आप ये मीटिंग तो लगभग ऐसे ही कि जैसे भारत की राजनीति हो और हमको ये बताना पड़े कि मैं नेपाली कांग्रेस के साथ हूँ, कि यूएमएल के साथ हूँ, कि माओवादियों के साथ हूँ। पहली अपेक्षा मित्रों की ये होती है जानने की, बात यही नहीं रुकती। फिर उसके बाद पूछते हैं कि यूएमएल में है तो आप तो वामदेव गौतम के भी दोस्त हैं, खनाल जी से भी आपका 3 दशक का रिश्ता है, माधव नेपाल जी से भी है और ओली जी से भी है। तो इन चारों में से आप किस फैक्शन के अपने को ज्यादा करीब मानते हैं? उसी तरह से किरण वैद्य जी ने जो चार्जशीट किया प्रचंड जी को, उसमें अब ये नया सवाल, मैं तो माओवादी नहीं हूँ, किताब से मैंने ना माओवाद पढ़ा ना मार्क्सवाद, परिवर्तनवादी कार्यकर्ता हूँ 4 दशक से। तो अब उस चार्जशीट के बाद पूछा जाता है कि आपका उस पर क्या सोचना है। तो
भी मेरे पास कोई जवाब नहीं। नेपाली कांग्रेस में जो है उसमें भी देवबा जी का अलग फैक्शन है। नेपाली कांग्रेस तो भारत के समाजवादी आंदोलन से मिलती जुलती पार्टी है। हर नेता उसमें एक फैक्शन लीड करता हुआ देखा जा सकता है, ऊपर के 4-5 लोगों को ही क्यों गिना जाए। तो नेपाल एक स्तर पे इतनी ज्यादा तफसील में हम नेपाल के बारे में जाते हैं। दूसरी ओर तस्वीर का पहलू ये है कि जिन लोगों को कल्पना के किसी भी कोने से आप भारत विरोधी नहीं कह सकते, वैसे नेपाल के राजनेताओं का भी ये कहना है कि भारत नेपाल के रिश्तों में बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। और उसके पीछे उनकी शिकायतें, पहला ये कि नेपाल के जो बुद्धिजीवी, भारत के जो बुद्धिजीवी हैं, वो नेपाल के अस्तित्व को जैसे जानते ही ना हो इस तरह से व्यवहार करते हैं। वो अमेरिका और यूरोप की लिटरेचर की बहसें हों या पॉलिटिक्स की हों या फिल्म्स की हों, उसके बारे में उनके पास ज्यादा समय है, लेकिन उनके पड़ोस में जनता किन सवालों को लेकर संघर्ष कर रही है, इस पे कोई उनका गहरा सरोकार है, ऐसा यहाँ के बौद्धिकों, यहाँ के नीति निर्धारकों के आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके लेखन से नहीं लगता। जबकि पूरा जो दक्षिणी पंढाल है, सदर्न वाटरशेड ऑफ हिमालय, उसका भविष्य साझा है। उसमें चाहे कोई अफगानिस्तान में हो चाहे म्यांमार में हो, और उसके बारे में भी हमारे यहाँ के जो सोशल मूवमेंट्स भी हैं, वो आमतौर से मुद्दों को बहुत काट के आपस में सीमित ढंग से वो करते हैं। इसकी अगली बात जो मेरे को नेपाल की सॉलिडेरिटी के दौरान समझ में आई कि नेपाल के सभी तबकों के लोग बहुत ज्यादा भारत केंद्रित होकर सोचते हैं। वहाँ के आंदोलन समूहों के लोग भी यहाँ के आंदोलन समूहों के बारे में सोचना, जानना, और वो एक अपनेपन से सोचते हैं। और जब भी भारत की आलोचना होती है तो उसके तह में, गहराई में कहीं ना कहीं एक बहुत अपनेपन का भाव होता है। लेकिन शायद हमारा नेशनल सिक्योरिटी एपरेटस, हमारा फॉरेन मिनिस्ट्री, चूंकि उनको तो बहुत सीमित और नीट सॉल्यूशंस में बात करनी होती है, उनको चीन है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, ईयू है, उन सब के जो मैकिनेशंस और कॉन्स्पिरेसीज भी होती हैं, उनका मुकाबला करते हुए बात करनी है। और हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप, जैसे तमाम कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट जो हैं, वो बहुत रोजमर्रा के स्तर पे भारत और नेपाल के कम्युनिस्ट और भारत और नेपाल के सोशलिस्ट और भारत और नेपाल के जो लेफ्ट लिबरल सेंसिबिलिटी के नेपाली कांग्रेस और कांग्रेस के लोग हैं, आजादी की लड़ाई के समय का और नेपाल के लोकतंत्र के प्रारंभिक दिनों के संघर्ष का ये इतिहास है। लेकिन आज की नई पीढ़ी जो है इन चीजों को बिल्कुल नहीं जानती। इसलिए पूरा का पूरा जो रिश्ता है वो नेपाली राजनेताओं और उनकी आपसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में कैसे भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को अपने साथ रखना है, इसमें पूरा लग जाता है। और नेपाल के जो ये युवा सब लोग प्रतिनिधि हैं और अभी अखबार के पेशे में हैं, ये नेपाल के अखबारों के बारे में ये याद कर लेना जरूरी है कि जब तक पार्टियों ने 5 नवंबर को 2005 में 12 सूत्री एग्रीमेंट साइन नहीं किया था 7 पार्टियों ने माओवादियों के साथ, उससे पहले नेपाल के नेताओं का एक तरह से विश्वसनीयता बहुत कम हुई थी। उनकी सभाओं में बहुत कम लोग आते थे और उस समय नेपाल के लोकतंत्र को वहाँ की बार काउंसिल, बार एसोसिएशंस और वहाँ की मीडिया एसोसिएशंस और वहाँ की नागरिक समाज जो है वो अगवा कतार में था और दलों को उनके पीछे रहना पड़ता था। ये तब के हालत थे। अब हालत उल्टी हो गई है। तमाम जो नागरिक समाज के लोग हैं उनमें से भी हर एक को लगता है कि अगर प्रधानमंत्रियों को या भावी प्रधानमंत्रियों को आपस में इसी तरह लड़ना है तो शायद वो देश की ज्यादा अच्छी सेवा कर सकते हैं। तो नागरिक समाज भी नेपाल का काफी बढ़ गया है और मीडिया अब चूंकि
तथाकथित सामान्य हालात हो गए हैं, नॉर्मल परिस्थिति है, तो दे आर डूम्ड टू ओनली रिपोर्ट एंड नॉट आर्टिकुलेट व्हाट देयर व्यूज आर एज नेपाली सिटीजन। आइए अमरजीत जी, स्वागत है। तो इस पूरे संदर्भ में हम लोगों ने ये सोचा कि यहाँ के मीडिया के लोग आज अपनी नेपाली मीडिया प्रतिनिधि यहाँ अपनी बात रखें, और अंत में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 9 बजे के लगभग केपीएस ओली जी आएंगे, जो यूएमएल पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के प्रमुख हैं। और ये इन नौजवान साथियों ने कहा कि अगर वो होंगे तो हमें बोलने में संकोच होगा, तो इसलिए दैव योग कहिए या उनकी योजना कहिए, तमाम पत्रकार मित्रों ने बार बार कहा कि ओली जी के रहने पे हम कैसे बोलेंगे। तो ओली जी अब नहीं आ रहे हैं, ये निश्चिंत ढंग से अपनी बात कह सकते हैं। इनकी बात सुनने के बाद ओली जी आते हैं तो उनकी बात हम लोग सुनेंगे, प्रश्न उत्तर होंगे, और उसके बाद भारतीय नेताओं में से अमरजीत कौर जी आ गई हैं, और अगर कोई किसी पार्टी के, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि बृजभूषण तिवारी भी आएंगे, समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष, तो वो लोग भी अपना सॉलिडेरिटी मैसेज देंगे। और अभी हम इनकी बात शुरू करेंगे, और प्रारंभिक इस बैठक का संचालन और प्रारंभिक बात उद्धव प्याकुरेल जी करेंगे। I could see many senior journalists and many senior civil society leaders from India and Nepal. I could see Dr. Ghimire. Most welcome, sir. Before going to start, I think I have tried to circulate one very draft. It is work in progress. It is there, I think, in the table. Whoever want, he or she can collect. And in which I try to bring all the debate, whatever is happening in Nepal. So it will be easier for me if you could comment on that to, give a final thoughts and to make a paper so that it would be kind of educative. I don't think that you will have time to go through it. That is why I wish my friends will cover whatever I have written over there. If not, then I'll later on go through whatever point it has been missed. So let me conduct this session, and I wish Kamaji will start. No. Yeah. Let's start from Akanksha Saha. She is a reporter of the Republica in English and Nagarik in Nepali. It is one of the major dailies in Kathmandu. Thank you, Uddhavji. I don't know really where to start from, but firstly, I'm very happy that this interaction is happening, because we have not had any kind of interaction with senior Indian journalists since the time we've been there. At least I have not had. I've been in Delhi for the last 5 months and trying to look at India for Nepal. But if we have to speak about the peace process and constitution writing in Nepal and the deteriorating relationship between India and Nepal, I think I would like to start from May 29th, when the Constituent Assembly deadline was extended for 3.5 months. The deadline ends on August 31st. Now, as far as the peace process is concerned, the media and civil society in Nepal has been saying that probably the peace deal in itself is over in Nepal because of sheer lack of political consensus among the political parties. Now, we all know that there has been extensive intra-party feuds. The leaders have not been able to come to any kind of consensus on the most important issue of integration, and that is the issue. That is the main issue in the peace process right now. Now, I don't want to make this really extensive. Just to now, that is where we are as far as the peace process is concerned. Last week, the UCP and Maoists ended the dual security system.
And last week, a lot of significant developments happened in Nepal. The Special Committee on Rehabilitation and Integration has been trying to work out a roadmap. Now, they have said that August 27th is the deadline. However, we all know that the political consensus is already broken down. The Maoists have said that they are not going to sign any, or they're not going to sign the minutes of the meeting. That's what is happening as far as the peace process is concerned. Now, I don't know what we are expected to talk. I just have 2-3 things to point out that I would like to tell you. In my experience, since the time I've been in India, there's just 2-3 things I would like to bring it up. And I believe that this is completely an informal discussion. 2-3 things have been really noteworthy, and probably the other friends from the media from Nepal also feel. Firstly, a lack of space in Indian media given to Nepal. That is probably our one main concern. Secondly, a lot of journalists writing on South Asia, and especially on Nepal, do not travel and interact with civil society and media in Nepal. Third thing is that we've had very less interaction. Now, and another thing which we were also discussing before we started this was we are confused as to who is deciding on policy level as far as Nepal is concerned. Is it the MEA? Is it the PMO? We have never briefed. We are never invited for any briefing by MEA. So there is a certain confusion. So my point is that these are the things which are of concern to us. I wish we're really eager to listen to Mr. Oli, because he's one of the key negotiators right now. I think I'll stop at that, and maybe later if we have some interaction, we can carry. Thank you, Sarji. Now I request Mahesh Acharya. He is, as he said, he's one of the largest media representative in India from Nepal. Thank you so much. Let me first take this opportunity to thank Vijay Pratapji and my dear friend Uday Pakuran for providing me with this wonderful opportunity. The opportunity to share my views with a section of intelligentsia like this. Frankly speaking, as a journalist who listens to people most of the time and writes their views, it has always been a challenging job to speak out my mind. Anyway, today I'm trying today. I'll not take much of your time, so I'll quickly highlight my perspective on Nepal-India relations and the ways to address the problems while taking into consideration the national interest of both countries, as I'm told to speak on. My first point, the special relationship between India and Nepal. Special relation, quote unquote. As you all know, history, geography, religion and culture have bound Nepal and India into an extraordinary relationship. Many Nepalis also actively participated in India's independence movement. New Delhi also played an important role in the political evolution of its landlocked neighbor, which still prevails. Moreover, Nepal and India do have special relation. I would like to quote, spell that in quote unquote. I didn't mention this unquote because I don't like the way special relationship is being interpreted, which I understand. It has been inherited since the Nehruvian regime in India. From that very time, according to the book written by Avtar Singh Bhasin, a former Indian diplomat, India wished to use the 1950 treaty as an instrument to prevent other countries developing closer relations with Kathmandu. So that is the main theme of that treaty according to Nehru. And I would like to quote the official line of India in that period. Quote starts, Nepal is an independent country, but in regard to foreign affairs and defense, we have close understandings and we are naturally greatly interested in them, and that India had a special relationship there by virtue of these understandings. Unquote. So this was the Indian instance during that period, which apparently seems to be continued till now, although India is said to have shown its interest to review the 1950 treaty.
on the side of Nepali also, homework has yet to be done by the Nepali domestic key players. Nepali political actors still seem clueless what exactly they want to review. The myopic vision of political parties, I would like to say, is more evident when it comes to the issues relating to the facilities enjoyed by Nepalis by virtue of this treaty. For example, freely crossing the border and shopping in the Indian markets, etc. So coming to the next point quickly, is all of you know that India remains at the forefront of Nepal's development efforts. New Delhi has also offered generous economic assistance to Kathmandu in multiplicity of priority areas, despite its own pressing needs as a developing nation, as a surging superpower. So tens of thousands of migrant workers, Nepali migrant workers, Gorkha soldiers, and Indian Army pensioners who benefited from Indian economy, they have underpinned the nascent Nepali economy also. So that's the fact. But yet a sustained pattern of Indian policies and pronouncements has served to alienate Nepalis. Many are frequently prompted to question the Indian generosity. Why has Indian been so generous to Nepali society? So on the other side of the river, many Indians seem to be exasperated when many Nepalis rush to blame this southern neighbor for all their problems. Political actors in Nepal should stop blaming India, and India also should stop playing favoritism in Nepali politics. That favoritism was recently evident during the high drama of extending the tenure of Constituent Assembly by 3 months. As allegedly said, the split of Madheshi Janadhikar Forum and the unnatural marathon of RAW, raw official during that period, are a few examples to root that suspicion. So it is at the same time really true that had our political leaders been serious, I definitely would like KP Wali to hear me, but he is not here, unfortunately. So it is at the same time really true that had our political leaders been serious enough, keeping aside the mudslinging, no other force could have got chance to play. So blaming India, like some political forces in Nepal do, single-handedly, that will be totally wrong. So also there has been a dangerous temptation of branding Nepalis as anti-Indians. So I completely disagree with that. We also should accept the perception of nationality and nationhood is emerging in a very strong way in Nepal. Nepalis are they are not anti-anyone. They are simply pro-Nepal, I would like to say. They are simply pro-Nepal. So at the same time, there have been attempts to portray some activities against India as nationalist move. For example, attempt to portray the activities like hurling of shoes upon the Indian envoy as nationalist move is also equally dangerous, and it should be condemned from all the sides, even from the domestic key players of Nepal also. So Nepal also should be serious at the same time addressing the genuine interest of India. For example, let us take the instance of security. Let us have a candid communication. What is the main concern of India? Do not hesitate to state the positions clearly. Usually, I have heard that, I have heard from my political leaders that Nepali counterparts seem to hesitate to put their position while they are holding deliberations with their Indian counterparts. So I think there is one problem. So candid communication could help address those problems, I guess. And coming quickly to the next point, the vital issues such as border management, trade and transit facilities, cooperation in crucial water sector have sunk deeper in the mire of distrust and confusion between the Nepali actors and Indian actors. So the merits of bilateral projects hardly acquire the prominence they deserve in the relevant debates. So it has been urgent to adopt
modern scientific mapping to end the ambiguities when it comes to the border management. Or even after that, if the problem persists, let us have the frank discussion at the political level or the bureaucracy level. I know a part of the problem also lies in the political instability of Nepal. I agree with that. My suggestion to political actors of Nepal is that let us not drag the petty political interest when it comes to larger issue of the nation. Stop bickering. Instead, join hands together to make a clear foreign policy. At least show the togetherness when it comes to the transnational issues. So that is the missing part in Nepali domestic key players. Similarly, electricity and irrigation projects have been made more the matter of politics. Either it should have been more economic, environmental and engineering thing. Its economic, environmental and engineering viabilities are not properly gauged. So the problem lies there, another problem. In conclusion, the creation of a vibrant relationship would require Nepal and India to shun this type of traditional mindset. That, of course, is definitely not easier said than done, but I think it is not impossible also. So, crafting a coherent alternative paradigm would require sustained commitment to a positive relationship which is firmly rooted in the bilateral realities as well as the expectations. And the trust should be built only through the dealings which are just and fair, which are transparent. So citizens in each country, Nepal and India, who are aware of promises and perils inherent in a painstaking process could emerge as the strongest advocates of constructive cooperation. So I think in conclusion is the duty and the onus lies on the people of India and Nepal also to build trust and to move ahead building a good relationship between India and Nepal. Thank you so much. Thank you, Maheshji. Now I request Indra Adhikari. She is an expert on the civil-military relation. That is why she may comment on whatever this part of peace process, this Maoist combatant process has been being done over there. थैंक यू उदय जी. इंग्लिश और हिंदी दोनों मेरे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, इसी के लिए मुझे लगता है यहाँ पर हम सारा भारतीय को देख रही हूँ मैं इंडियन से ज़्यादा. तब मैं हिंदी में बोलने के लिए ट्राई करूँगी, यद्यपि मेरा हिंदी भी अच्छा नहीं है. उद्धव जी मुझे जॉब दे रहे हैं कि मैं ये पीस प्रोसेस के ऊपर डील करूँ. तो अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाद जितने भी डेवलपमेंट नेपाल में हुआ इसको फेरिस्त जा नहीं पाऊंगी, क्योंकि अब सबको बहुत बड़ा प्रतीक्षा, अब सारा बहुत बड़ा प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ओली जी जल्दी आ जाए. ये पीस प्रोसेस और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग दो मेजर इशू है और मेजर चैलेंजेस भी है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए. और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग प्रोसेस और पीस प्रोसेस कब होना है, ये सबसे बड़ा डिबेट के रूप में अभी नेपाल में नजर आ रहा है. अभी नहीं, पहले से नेपाल में नजर आ रहा है. पीस प्रोसेस हम इंटीग्रेशन को प्रोसेस को बोलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है. तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलती है, कॉन्स्टिट्यूशन सुझाती है कि माओइस्ट का फॉर्मर कॉम्बैटेंट को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्मेशन के 6 मंथ के बाद उसको इंटीग्रेशन और मैनेजमेंट क्या करना है कर जाए. तो उसके बाद सारा नॉन माओइस्ट पार्टी ये फियर विफन का फियर से फ्री होके और माओइस्ट के साथ संबंध डेवलप करे और उन लोग के साथ साथ मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग करे. इसका स्पिरिट ये था. जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हुआ. जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसी ने भी
2/3 मेजोरिटी नहीं पाया। तो जब इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक कोलिशन असेंबली से एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन होगा। तो जब कोलिशन गवर्नमेंट हो गई तब प्रॉब्लम ये हो गया कि हम पीस प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए मैकेनिज्म डेवलप किया हमने। वो मैकेनिज्म था कि ये आर्मी इंटीग्रेशन स्पेशल कमेटी, और ये आर्मी इंटीग्रेशन स्पेशल कमेटी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से, बड़ा पार्टी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से, वहाँ पे 4 पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करता है, और उसको टेक्निकली मिलिट्री इश्यूज में नॉलेज नहीं होगा ये समझ में लेके एक टेक्निकल कमेटी को भी फॉर्मेशन हो गया उसके हेल्प के लिए। ये दोनों कमेटी का फॉर्मेशन पॉलिटिकल पार्टीज का रिप्रेजेंटेटिव से हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो गया जब गवर्नमेंट कोलिशन में होती है और प्राइम मिनिस्टर का प्राइम इंटरेस्ट गवर्नमेंट को कैसे मेंटेन करना है, कैसे गवर्नमेंट ब्रेक होना नहीं देना है, कैसे गवर्नमेंट बचाना है। तब इंटीग्रेशन का इश्यू इस तरह से आया कि वो सबसे डिविजिव इश्यू था कि सोशली भी वो बहुत कंट्रोवर्शियल होके आया, पॉलिटिकली वो कंट्रोवर्शियल था, और मिलिटरीली भी वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है। तब यहाँ पर प्रॉब्लम इस तरह से क्रिएट हो गया, जो वो कमिटी जो जिसके साथ वो मोडालिटी को एक मोडालिटी बनाना है, कैसे बनाना है उसको एक्सरसाइज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे मैनेज करेंगे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन ने भी उसी कमेटी को दे दिया था जिस कमेटी का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर था। तो चेयरमैन होने के नाता से प्राइम मिनिस्टर से एक भी वीटो कोई पावर नहीं है, वो मेंबर से ज्यादा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकते। जितने भी होगा डिसीजन उस कमेटी पे वो सारा कंसेंसस के उस पे होगा, उस पे यूनानिमसली कंसेंसस में डिसीजन करना होगा। तो ये यूनानिमस कंसेंसस तब होगा जब पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक आपस में भी कोई अंडरस्टैंडिंग करने वाले नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई भी पार्टी के अंदर भी कंसेंसस होने वाले नहीं हो पाए। तो इस हिसाब से यहाँ पर एक प्रॉब्लम आया। पर दूसरा ये हो गया कि माओवादी पार्टी कितने जेन्युइनली आ गए, उस पर भी हमारा ये पीस प्रोसेस डिपेंड हो गया। माओवादी पार्टी का जब आप डॉक्यूमेंट देखेंगे, वो पीस प्रोसेस के आने के बाद 2 एक्सटेंशन मीटिंग किया, और वो दोनों डॉक्यूमेंट में वो लोग का ये कहना है कि वो लोग जब तक उनका चाहा जिस तरह से पीपुल्स डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तो वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जब तक बना नहीं पाते तब तक वो लोग उन लोगों का जो पहले का कॉम्बेटेंट है उनको इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो ये एक हिसाब से हो गया। जो तीसरा और हो गया, जो हमने पीस प्रोसेस के नाम उसको सफल पाने के लिए इंटरनेशनल एक ऑब्जर्वर को बुलाया था अनमिन ने भी न्यूट्रल रोल प्ले कर नहीं पाया, क्योंकि जनरली हम जहाँ भी जो कॉन्फ्लिक्ट में एक ऑब्जर्वर आता है और उन लोगों का एक ही इंटेंशन होता है कि जब रिबेल ग्रुप है, वो रिबेल ग्रुप जब भी वो वार में टर्न हो सकता है, तो स्टेट को ये मजबूरी होता है कि इंटरनेशनल और नेशनल प्रेशर को ध्यान में देते हुए स्टेट इस तरह से वार में टर्न हो नहीं पाता है। तो ये अच्छा तरह से अनमिन जानता था। तो अनमिन का ये इसी तरह का रोल हो गया कि वो माओइस्ट को इस तरह से पैम्पर किया कि माओइस्ट गवर्नमेंट और अदर पार्टीज का कोई भी सजेशन, कोई भी पहले किया हुआ एग्रीमेंट को वो ऑनेस्टली फॉलो कर नहीं पाए। तो इस हिसाब से अनमिन का भी वहाँ पर बहुत अनमिन के तरफ से भी ये पीस प्रोसेस को डिलीट कर दिया। तो अभी ये हो पाया कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 2 साल का ये 1 साल का एक्सटेंशन खत्म हो गया, तब माओइस्ट के ऊपर भी एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया कि कैसे इसको एक्सटेंशन करना है। तो इसी एक्सटेंशन के बजाय से अभी माओइस्ट एक एग्रीमेंट में पहुंचा था, 5 पॉइंट एग्रीमेंट में। उसी एग्रीमेंट के मुताबिक 3 मंथ के अंदर ही अंदर उन लोगों का जो कैंटोनमेंट में है उनका फॉर्मर लड़ाकू, तो उन लोगों को रीग्रुपिंग कर लेंगे। वो रीग्रुपिंग इसी हिसाब से अभी जो
आर्मी इंटीग्रेशन टेक्निकल कमेटी है, उसने होमवर्क किया है। उसका टेंटेटिव प्लान है कि 53 डेज के अंदर ही अंदर उसने ये रिग्रुपिंग करेगा। उसने ये रिग्रुपिंग 2 ग्रुप में होगा, एक जो इंटीग्रेशन होना चाहता है सिक्योरिटी फोर्सेस में, वो एक ग्रुप होगा। दूसरा ग्रुप होगा जो सोसाइटी में रिहेबिलिटेट होना चाहता है। अभी उसने क्लियरली अपना एक प्लान बनाया है, उसके हिसाब से वर्क आउट किया है। तो प्रॉब्लम फिर भी इस पे है कि वो टेक्निकली असिस्ट करने के लिए है, सारा इसको कैसे करना है इसके पॉलिटिकली डिसाइड होना जरूरी है। अभी माओइस्ट का ये मानना है कि माओइस्ट में इतने बड़ा डिवीजन आया है एसी को लेके कि वो लोग माओइस्ट के एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है जिसने शुरू से ही इनिशियल डेज से ही उसने कि ये पीस प्रोसेस को ऑन नहीं किया। उसका लीडर बोल रहा है कि उन लोगों को इंडिया में अरेस्ट करवा के पीस प्रोसेस में एग्रीमेंट किया था प्रचंड और बाट्रा मिलके। तो इस तरह का उनका कहना है। तो वो नहीं चाहते कि वो अभी माओइस्ट का इंटीग्रेशन हो जाए। तो